नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडीजी बोले विकास से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने की फायरिंग। देश में 24 घंटे में पहली बार आए 26,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। 24 घंटे में हुई 475 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में मिले कोरोना के 1248 नए संक्रमित। बीते 24 घंटे में कोरोना ने ली 17 और लोगों की जान। और उत्तर प्रदेश में आज रात से फिर लगेगा लॉकडाउन। 3 दिन तक जरूरी सेवाएं छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया, जहां से उसने अपना दबदबा कायम किया था। कानपुर से उसने खौफ का कारोबार शुरू किया था और वहीं पर आज वो ढेर हो गया। एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। इसी दौरान एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और विकास दुबे पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता रहा। और इसी दौरान पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें विकास दुबे मारा जाता है। लेकिन अब इस मुठभेड़ को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देने हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल। कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? एसटीएफ की गाड़ी कैसे पलटी? किन हालात में एक्सीडेंट हुआ? क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती, जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर किए या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई? दोनों तरफ से इस एनकाउंटर के दौरान कितने राउंड गोली चली? जिस विकास दुबे ने खुद उज्जैन में चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक उसका मन कैसे बदल गया? खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करेगा? आखिर कानपुर आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे? क्या मुठभेड़ में सीने पर गोली मारी जाती है? क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं, जान से मारना था? गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि पहले विकास दुबे से सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने उस पर गोली चलाई। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे को गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ पुलिस उसे कानपुर ला रही थी। कानपुर पहुंचने से पहले पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट जाती है। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 घायल हो गए। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसटीएफ के 2 कर्मी घायल हुए हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया,
किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी सामने आया है जिसने दावा किया है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के वक्त किसी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अब ऐसे में एनकाउंटर पर तेजी से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पुलिस ने दावा किया है कि गाड़ी पलट गई थी और इसका मौका उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश में था और उसने घायल सिपाहियों से हथियार भी छीन लिया था और उसके बाद वो गोली चलाने लगा था। तो सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनके परिजनों के बयान सामने आ चुके हैं। आगरा के शहीद सिपाही बबलू कुमार के भाई का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास दुबे मारा गया, लेकिन असली गुनहगार को सरकार बचा रही है। पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई की शहादत व्यर्थ नहीं जाए। सीबीआई जांच से विकास दुबे का नेताओं और पुलिस कनेक्शन का खुलासा होना चाहिए। अपराधी तो मारा गया, लेकिन उसके बेटे और उसकी माता, उनके परिवार को, सभी को एनकाउंटर में मारा जाए और उनके साथी थे उनको भी मारा जाए। हाँ, मेरे साहब तो सही कर रही है, लेकिन उनके साथी को भी पकड़ जाए और उनके परिवार को भी, उनके बेटों को ऐसी मौत दी जाए जैसे ये शहीद हुए थे, ऐसी मौत काट के शहीद ने मौत दी जाए। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब हर दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं। आज पहली बार 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 7,93,802 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,95,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 26,506 मामले सामने आए हैं। 475 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों पर मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 1248 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिससे अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 32,362 हो चुकी है। बीते रोज 32,826 नमूनों की जांच की गई, जिसमें इससे पहले 7 जुलाई को सबसे ज्यादा 1346 नए मरीज सामने आए थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 10,373 हो चुकी है। वहीं 21,127 लोग पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 862 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अब तक प्रदेश में कुल 10,36,106 सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 17 और लोगों की जान जा चुकी है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 862 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से जिन 17 लोगों की मौत हुई है, उनमें कानपुर में 3, गाजीपुर और झांसी में 2-2 और नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बाराबांकी, आजमगढ़, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, कन्नौज और मैनपुरी का एक-एक संक्रमित शामिल है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 13 जुलाई तक 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब 3 दिनों के लिए बंद रहने का आदेश दिया गया है। 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक सभी कार्यालय, हॉट, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जारी किए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 पार कर चुका है। राज्य में जैसे जैसे कोरोना जांच का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के बीच संचारी रोगों से बचाव की बात भी कही जा रही है।
जालौन के माधोगढ़ तहसील के गांव पंचायत सिहिरी में पबजी खेल रही युवक का अचानक फोन फट गया। जानकारी के मुताबिक युवक मोहित पबजी खेल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हो गया और फोन से धुआं उठने लगा, जिसे देखकर युवक सहम गया। युवक ने फोन देखकर खेत में फेंक दिया और देखते ही देखते फोन ब्लास्ट हो गया। गनीमत रही कि युवक हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें कि पबजी को लेकर अक्सर इस तरह के मामले कहीं ना कहीं से सामने आते ही रहते हैं। कहीं टास्क पूरा न होने पर युवक आत्महत्या कर लेते हैं, तो कहीं पर घर वालों से ना खेलने देने की वजह से बवाल कर बैठते हैं। जी, मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद बंद कर दिया तो फ़ोन अचानक से हिट करने लगा। हिट किया तो मैंने उसको देखा तो अजीब सी हरकत होने लगी, तो मैंने फ़ोन को फेंक दिया। तो थोड़ी देर में उसमें और एकदम से ब्लास्ट हो गया। आप देख सकते हैं फ़ोन की कंडीशन देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा मेरा फ़ोन, ये फ़ोन है और ये इसकी बैटरी है जो पूरी तरह से ख़त्म है। न्यू फ़ोन लिया था मैंने। जालौन के रामपुरा में बना यात्री प्रतीक्षालय भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुका है। हालांकि अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। ये सरकारी इमारतें, सड़कें, यात्री प्रतीक्षालय बनवाते समय ठेकेदारों द्वारा बंदर बांट कर दिया जाता है, जिसका प्रमाण कुछ दिनों के बाद उभर कर सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है रामपुरा के पूर्व चेयरमैन अशोक खटीक के कार्यकाल में बने यात्री प्रतीक्षालय का, जिसकी पहली बारिश में ही पोल खुल गई। यात्री प्रतीक्षालय जिस तरीके से भरभरा कर गिरा, जिसमें कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे तो मलबे के नीचे आ गए। वहीं मौके पर ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए रामपुरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि फिलहाल जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। घायल हुए लोगों को अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बहराइच के हरदी इलाके में एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में गोरखपुर का रहने वाला पन्ना यादव गोली से ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि पन्ना यादव किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गोरखपुर से बहराइच आया हुआ था। इसी बीच ऑपरेशन क्लीन में जुटी एसटीएफ को पन्ना यादव के बहराइच पहुंचने की भनक लग गई। हरदी इलाके में पहुंचने पन्ना यादव को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन पन्ना यादव आत्मसमर्पण न करते हुए फायरिंग करने लगा। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पन्ना यादव की गोली लगने और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पन्ना 50,000 का इनामी बदमाश था और उस पर 36 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे और जेलर से बदसलूकी की कर जेल से भागने का भी आरोप उस पर लगा हुआ है। एक बदमाश जिसका नाम पन्ना यादव पुत्र समय यादव निवासी मंगलपुर थाना गोलरिया जनपद गोरखपुर है, मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा चलाई गई गोली से वह घायल हुआ, जिसे वास्ते उपचार पीएससी लाया गया और पीएससी से रिफर होकर वह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। यह 50,000 का इनामी था तथा इसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत थे। मौके पर भारी मात्रा में इस बदमाश के असलहे भी प्राप्त हुए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल प्लॉट नंबर 181 सेक्टर 25 पानीपत हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।